ठीक है। बुक माई शो हमें डिज़ाइन करना है। तो बुक माई शो पे क्या होता है, मोस्टली एक यूज़र आता है ना। बेसिक फंक्शनैलिटीज़ बता रहा हूँ। एक यूज़र है, वो आया बुक माई शो पे, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, जियो लोकेशन से वो अपनी लोकेशन सर्च कर सकता है और लोकेशन सर्च करके नियर बाय थिएटर्स ढूंढ सकता है ना। नियर बाय थिएटर्स। नेक्स्ट, वो नियर बाय थिएटर में से नियर बाय मूवीज़ ढूंढ सकते हैं जो इन थिएटर में लगी हुई है। मतलब उन थिएटर में जो मूवीज़ लगी हुई है वो ढूंढ सकता है, पॉपुलर मूवीज़, नियर बाय मूवीज़ वगैरह, ठीक है। सेकंड, वो थिएटर्स में से थिएटर में जो जो मूवी लगी है वो तो उसने ढूंढ ली और देख ली होम पेज पे। अब थिएटर में से उस मूवी का टाइमिंग, ठीक है, और अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है, ठीक है। और सीट को विजुअलाइज में देख सकता है, विजुअलाइज सीट अरेंजमेंट, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट को देख सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता है, बस, ठीक है, देख लिया। अब उसमें से उसे वो बुक कर सकता है, सीट को लॉक कर सकता है। मतलब सीट को लॉक कर सकता है, ठीक है। सीट को लॉक किया, उसके बाद उसको बुक करेगा, राइट। सीट बुक करेगा, उसके बाद पेमेंट करेगा, पेमेंट अगर कंफर्म हो गई, पेमेंट अगर यस हो गई, मतलब कंफर्म हो गई, तो बस वो पेमेंट फिर डन, फिर कंफर्मेशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कंफर्मेशन, है ना। कंफर्मेशन मैसेज। अब मैसेज किस तरह के आ सकते हैं, एक तरह से लिख देता हूँ मैं, कंफर्मेशन में क्या क्या होगा। कंफर्मेशन में एक तो डीबी अपडेट हो जाएगा, किसका, थिएटर का, है ना। अगर हम खुद का डीबी भी बना रहे हो तो वो भी अपडेट हो जाएगा, थिएटर का और लोकल डीबी हमारा खुद का, ठीक है। और सेकंड चीज़ नोटिफिकेशन या रिसिप्ट, जो भी बोल लो, ठीक है। ये तो हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी हम हाई लेवल डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वरना लो लेवल में हम और भी चीज़ें हैंडल करेंगे, डेटाबेस भी हैंडल करेंगे। बट फिलहाल हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं क्या क्या होने वाले हैं इसके अंदर। तो अब चेक करते हैं कंपोनेंट्स कैसे कैसे क्या क्या वर्क करेगा, ठीक है। कंकरेंट यूज़र्स भी हो सकते हैं वैसे तो, हैंडल हम कंकरेंसी भी करेंगे। कंकरेंसी हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी को लॉक कर देंगे, डीबी लॉक लगाना पड़ेगा हमें, राइट। कंकरेंट यूज़र समझते हैं ना, कंकरेंट यूज़र्स मतलब मल्टीपल यूज़र्स, यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी, है ना, ये सब हिट कर रहे हैं एक ही पोर्टल को, हमारे एक ही सर्वर को, मल्टीपल टाइम्स एक ही टाइम पे, है ना। मिली सेकेंड्स का गैप है सिर्फ, तो कुछ की रिक्वेस्ट कैसे पहले जाएगी, ये सब रनिंग का ना, ये सब पढ़ना है हमें। तो पहले देखते क्या क्या काम में आएगा, क्या क्या यूज़ में आने वाला है हमारे, ठीक है। फर्स्ट पहले आने वाले हमारे यूज़ में, यूज़र आया, ठीक है, उसने हमारा पोर्टल है बुक माई शो पोर्टल जो होगा, उस पर उसको कौन सा पोर्टल असाइन होगा, मतलब बुक माई शो पे जो डेटा दिखेगा उसको वो कौन से सर्वर से दिखेगा, है ना। क्योंकि हमारे पास सर्वर मल्टीपल हो सकते हैं, सर्वर ए है, सर्वर बी है, सर्वर सी है ना। तो कौन सा सर्वर दिखने वाला है उसे, तो लेट अस सपोज बहुत सारे सर्वर है, मल्टीपल यूज़र्स आते हैं, एक तो यूज़र आता नहीं, मल्टीपल यूज़र्स आते हैं एक बार में, है ना। तो कौन से सर्वर पे कौन से यूज़र को असाइन करना है,
उसके लिए हमारे पास पहले तो यूज़ में आने वाला है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ये यूज़ में आएगा। ये क्या करेगा, ये रीडायरेक्ट करेगा। अगर यूज़र ए है, यूज़र यूज़र बी है, यूज़र सी है, यूज़र डी है, तो यूज़र ए को सर्वर ए पे रीडायरेक्ट करेगा, यूज़र ए को, है ना। यूज़र सी को सर्वर बी पे, यूज़र सी को सर्वर सी पे। मतलब ऐसा नहीं कि यूज़र ए को पे, मतलब यूज़र डी को भी सर्वर ए पे कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक अगर हम मॉल में जा रहे हैं और वहाँ पे टिकट काउंटर है, तो वहाँ पे कोई इंसान होता है ना खड़ा, जो हमें बताता है कि भैया आपको इस काउंटर पे जाना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर सबसे कम क्राउडेड है इस टाइम। मतलब अगर 7 काउंटर है, 7 में से 6 काउंटर या सातों काउंटर पे कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं। एक काउंटर पे अगर 10 है, दूसरे पे 15 है, तीसरे पे 5 है, चौथे पे 7 है, ऐसे कर करके, है ना। तो एक इंसान होता है ना, जो हमें बताता है कि सबसे कम जहाँ पे भीड़ है और जो सबसे पास भी है काउंटर, उस पे जाओ। मोस्टली इट इज़ सबसे पास वाला काउंटर। अगर पास वाले काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तब जाके वो दूसरे काउंटर पे डायरेक्ट करता है। तो दोनों चीज़ें काम में आती है ना। मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस या लेटेंसी ऑफ नेटवर्क इसको बोल देते हैं हम, जिससे जितनी जल्दी वो हमारा डेटा फाउंड करके दे रहा है हमें, कौन से सर्वर से कम्युनिकेशन जल्दी हो पा रही है। एट द सेम टाइम ट्रैफिक, कौन से काउंटर पे या कौन से सर्वर पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इसमें हमारा काम आएगा लोड बैलेंसर, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट देख लेते हैं। अब यूज़र आया, उसने लोड बैलेंसर को यूज़र को लोड बैलेंसर ने हमें सर्वर ए असाइन कर दिया, ठीक है। अब एक तरह से हमारा बुक माई शो जो है वो सर्वर ए से चल रहा है इस यूज़र के लिए। अगर यूज़र ए है तो हमारा बुक माई शो सर्वर ए से चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। मतलब जो भी सर्वर असाइन हुआ यूज़र ए को, उससे चल रहा है। अब आएगा हमारा कि यूज़र ए ने टाइप किया, सर्च है यहाँ पे, क्या है, सर्च, ठीक है। सर्च है जिसमें यूज़र ने मूवी सर्च करी। तो मूवी सर्च करी, तो सर्च के लिए सबसे ज़्यादा क्विकली कंपोनेंट क्या होता है हमें जो पता है, इलास्टिक सर्च, राइट, सही पकड़ा है ना। इलास्टिक सर्च, इलास्टिक सर्च होता है जो हमें फटाफट से मूवी देगा। मतलब ये तो मूवी सर्च करेगा और ये हमें फटाफट से, सॉरी, मूवी का अल्फ़ाबेट, मतलब मूवी, अगर इसने ए सर्च किया तो ये ए अल्फ़ाबेट की मूवीज़ ला के देगा सारी फटाफट से, है ना। तो एक हमारा वो इलास्टिक सर्च, मैं लिखते जाता हूँ। यह इलास्टिक सर्च यहाँ पे यूज़ होगा। एक यूज़ होगा हमारा लोड बैलेंसर, ठीक है। अब और इलास्टिक सर्च अगर जिसको नहीं पता, तो इलास्टिक सर्च क्या है, कुछ नहीं है। इलास्टिक सर्च जस्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है ढूंढने के लिए, जो हम ढूंढ रहे हैं डेटाबेस में से या फिर कैश में से जल्दी, जो हमें हेल्प करती है ढूंढने में। ये एक लाइब्रेरी है, बस, नथिंग एल्स, ठीक है। थर्ड अब आएगा हमारा कि यूज़र आया, यूज़र ने सर्च किया ए और उसका एवेंजर्स और एनाकोंडा वगैरह जैसी बहुत सारी मूवीज़ के नाम आ गए, ओके। अब उसको देखना है उनके इमेजेस या उसके विजुअल्स, है ना। विजुअल्स देखने हैं हमें यहाँ पे स्टार्ट केस में। तो विजुअल्स देखने के लिए, विजुअल मतलब समझते हो ना, मीडिया हमारे बुक माई शो पे है, और बुक माई शो पे उसको मीडिया देखनी है, वीडियोज़, इमेजेस ऑफ ऑल द मूवीज़। तो अब ये तो है नहीं कि वो बार बार जाएंगे और वहाँ से मूवी का डेटा लाएंगे, ये तो है नहीं ना। मतलब अगर हमारा सर्वर है ये और यहाँ पे डेटाबेस है ये, थिएटर्स का, मूवीज़ का एपीआई है ये, तो ये तो है नहीं बार बार जाएगा और बार बार हिट करेगा और बार बार इससे वो मंगवाएगा, क्या बोलते हैं, मीडिया। ऐसा तो है नहीं ना। ये चाहता है कि ये सारी मूवीज़ जो फ्रीक्वेंटली वॉच मूवीज़ है, उन सब का डेटा एक नियर बाय मीडिया में, एक नियर बाय स्टोरेज में सेव हो जाए, जहाँ से यूज़र डायरेक्टली, हमारा सर्वर जहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सके उसको। तो वहाँ पे काम आता है CDN का, ठीक है। तो हमारा BMS क्या करेगा, बुक माई शो ऐप क्या करेगा, CDN को कॉल करेगा।
CDN एक CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। CDN क्या होता है? नथिंग, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ स्टोरेज सिस्टम या फिर एक नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है, जो स्टोर करता है हमारे स्टैटिक फाइल्स को, ठीक है। स्टैटिक फाइल्स जैसे कि मीडिया सारी, है ना, जो चेंज नहीं हो सकती, जो फिक्स रहती है, और जो बार बार पे हिट करके लाने में बहुत टाइम लगता है, और जो मल्टीपल भी चाहिए होगा तो हमारे CDN में स्टोर कर दो। CDN क्या होते हैं? CDN इट्स जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ स्टोरेज सिस्टम जो इस सर्वर के पास होगा, समझ रहे हो? अगर हमारे मल्टीपल सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, तो सर्वर 1 और सर्वर 2 के लिए क्या पता CDN1 यूज़ हो रहा हो। अगर ये दोनों दिल्ली में है, अगर ये दोनों एक रोहिणी में है, एक गाज़ियाबाद में है, तो इनका CDN क्या पता ITO पे हो, कि दोनों इक्वल लेटेंसी रहे ऑलमोस्ट दोनों की CDN से डेटा मंगवाने में। और CDN में डेटा क्या होता है? मीडिया, स्टैटिक स्टोरेज है ये तो मीडिया। S3 समझ लो, अगर अहमदाबाद में है तो उसका CDN2 यूज़ होगा, जो कि अहमदाबाद के पास होना चाहिए। मतलब ऐसा, मतलब एक रीजन के पास मल्टीपल CDN नहीं, एक ही CDN रहता है। मतलब एक तरह से सर्वर सर्च करता है कि हमारे पास कौन सा CDN है, और उसी CDN से डेटा मंगवाता है। ये सर्च करेगा, ये गेट करेगा, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आएगा? रिस्पॉन्स में हमारे पास आ जाएगी मीडिया ऑफ ऑल द मूवीज़ विच यूज़र्स वांट टू सी, है ना। तो ये है, इट इज़ लाइक जैसे अगर हम किसी मूवी हॉल में जाते हैं और वो हमें पोस्टर पकड़ाते हैं मूवी का, तो वो ये थोड़ी चाहते हैं कि पहले पोस्टर प्रिंट करवाएंगे फिर हमें देंगे, नहीं, वो अपने पास पोस्टर कलेक्ट करके रखते हैं कुछ मूवीज़ के, और वो हमें देते रहते हैं। बस यही फ़र्क है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यूज़र आया, यूज़र ने मूवी सर्च भी कर ली, और यूज़र ने मूवीज़ को विजुअलाइज भी कर लिया, राइट। यहाँ पे क्या होता है? सर्च हुआ था, और यहाँ पे विजुअलाइज हो गया, और यहाँ पे हमारे क्या काम आया? CDN, जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है? मीडिया, स्टोरेज, है ना, स्टोरेज स्टोर्ड है। अब इसको देखना है कि क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करना है, यूज़र को सिलेक्ट करनी है चीज़ें कि कहाँ पे क्या, मतलब इस थिएटर में कितनी टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है ना। अगर ये यूज़र A है और ये हमारा बुक माई शो ऐप है, तो इसको अब सिलेक्ट करना है, चीज़ों को सिलेक्ट करना है। क्या थिएटर कौन सा चाहिए इसको, उसके अंदर टाइमिंग कौन सी लेना चाहता है ये, है ना, टाइमिंग या डेट, सीट्स, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं सारी, सीट्स सिलेक्शन वाली, तो वो सब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रेडिस। कैसे? अगर समझो यूज़र आया और यूज़र ने बुक माई शो को हिट किया, तो बुक माई शो रेडिस के पास नहीं जाएगा, बुक माई शो जाएगा तो बुकिंग फैसिलिटी के पास ही, मतलब बुकिंग सर्वर, हमारा बुकिंग सर्विस के पास। बट रेडिस भी यहाँ पे काम में आएगा। रेडिस क्या करेगा? रेडिस विल ब्लॉक सीट्स, ठीक है, फॉर फ्यू मिनट्स। सीट्स को ब्लॉक कर देगा रेडिस, जिससे कोई और यूज़र इस सीट को बुक ना कर पाए। अगर यूज़र 1 ने थिएटर नंबर 1 के टाइमिंग 2 में सीट नंबर 9 सिलेक्ट किया है, तो रेडिस इस वाले सीट को क्या कर देगा? ब्लॉक, ठीक है, इस वाली सीट को ब्लॉक कर देगा, जिससे कोई यूज़र 2 को सीट नंबर 9 क्या दिखेगी? नॉट अवेलेबल, ठीक है।
ये है रेडिस का काम। तो यहाँ पे रेडिस का काम आ जाएगा सिलेक्ट करते हुए ब्लॉक। एक्चुअली ये ब्लॉकिंग का काम था एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ गया बुकिंग का कंफर्म होना, ये सब। तो फिफ्थ, अब बुकिंग कंफर्म होगी तो कैसे होगी, हमारा यूज़र आएगा और यूज़र हमारे इस पे जाएगा, बुक माई शो पे। बुक माई शो पे ये कम्युनिकेट करेगा थिएटर के सर्वर से, थिएटर का सर्वर, ठीक है। और इससे कम्युनिकेट करेगा और ये सीट अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर देगा, ठीक है। सीट अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर देगा। उसके बाद यूज़र यहाँ पे बुक कर सकता है टिकट, ठीक है। उसने सीट को बुक कर दिया, बुक सीट नंबर 9 को बुक कर दिया अगर यूज़र ने, तो उसके बाद वो चला जाएगा पेमेंट। मतलब ये अगर फर्स्ट स्टेप है, ये अगर फर्स्ट स्टेप है तो ये सेकंड स्टेप है कि ये पेमेंट गेटवे पे जाएगा। पेमेंट गेटवे में समझ लो अगर पेटीएम यूज़ कर रहे हैं हम, पेमेंट गेटवे पेटीएम में जाएगा फॉर द सीट अवेलेबिलिटी के साथ। ये हमें थिएटर ने सीट अवेलेबिलिटी का डेटा दिया है। डेटा के अंदर क्या होगा, प्राइस होगा, इस सीट का क्या प्राइस चल रहा है और ये सब। तो ये बस प्राइस का डेटा देगा, है ना, बुकिंग को। और ये पेटीएम में सारा प्राइसिंग सर्विस चलेगी, प्राइसिंग सर्विस को चलाएगा। प्राइस मतलब प्राइस देगा। और एक तरह से ये समझ लो अगर क्यूआर कोड दे रहा है, हमारा थिएटर डेटा के अंदर क्यूआर कोड भी दे रहा है, तो क्यूआर कोड भी भेजेंगे हम पेटीएम को अलॉन्ग विद यूज़र का प्राइस और ये सब, है ना। और पेटीएम हैंडल कर लेगा सारी पेमेंट को और फिर ये इसको रिस्पॉन्स में दे देगा सक्सेसफुल मैसेज, सक्सेसफुल मैसेज। और सक्सेसफुल मैसेज जाएगा और बस सक्सेसफुल हो गई, बुकिंग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। इसके बाद आएगा कि टिकट कैसे जनरेट होगी और क्या बोलते हैं यूज़र के पास वो कैसे जाएगी, नोटिफिकेशंस टिकट कंफर्मेशन के, ये सब चीज़ें। तो वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे काम किसका था, इसमें हमारा काम था एक तरह से पेमेंट गेटवे का, ठीक है। तो ये है। अब हम करेंगे जनरेट टिकट और नोटिफाई यूज़र, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, अगर यूज़र गया, उसने बुक माई शो पे, बुक माई शो ऐप पे उसने टिकट कर दी कंफर्म, बुकिंग कंफर्म हो गई एस नंबर 9 की। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा सर्वर एक असिंक वर्कर को लेगा। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा मेन टास्क ब्लॉक नहीं हो रहा है। अब टिकट कंफर्म हो गई है तो हमारा टास्क है कि यूज़र के पास सिर्फ कंफर्मेशन जानी चाहिए टिकट की रिसिप्ट और मे बी पुश नोटिफिकेशंस वगैरह। तो ये हम असिंक टास्क में असाइन कर सकते हैं क्योंकि मेन टास्क नहीं है और ये हाई लेटेंसी वाले टास्क है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, डिले भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये हम असिंक वर्कर्स को असाइन कर देते हैं ये वाला टास्क। ये क्या करेगा, असिंक वर्कर डेटा लेगा सारा पेमेंट कंफर्मेशन का और रिस्पॉन्स में दो चीज़ें देगा। एक तो रिस्पॉन्स में इसको देगा रिसिप्ट जनरेट करके पेमेंट की, है ना। और सेम टाइम पे ये असिंक वर्कर क्या करेगा, हमारे रैबिट एमक्यू को कॉल करेगा। रैबिट एमक्यू ये क्या होती है, एक मैसेजिंग सर्विस का पार्ट है। रैबिट एमक्यू वो इनिशिएट करता है, मैसेज ब्रोकर को बोला जाता है इसको। ये इनिशिएट करता है पुशअप नोटिफिकेशन। तो असिंक वर्कर रैबिट एमक्यू को डेटा देगा, रैबिट एमक्यू इसको नोटिफाई कर देगा किसी भी फॉर्म में, मैसेज, ईमेल, पुश नोटिफिकेशन, किसी भी फॉर्म में इसको नोटिफाई कर देगा यूज़र को विद इस कंफर्मेशन, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे किसका काम आ गया, जनरेट टिकट हो गई, नोटिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक असिंक वर्कर का काम आया और एक RabbitMQ का काम आया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 7th स्टेप पे। 7th स्टेप होगा हमारा लॉगिंग और मॉनिटरिंग। ठीक है, लॉगिंग मॉनिटरिंग कैसे, अगर यूज़र आया है और यूज़र ने हमारे BMS पे बुकिंग कंफर्मेशन कर दी है, तो उसकी सारी एक्टिविटी, यूज़र की सारी एक्टिविटी वन टू एंड हमें ट्रैक भी तो करनी पड़ेगी खुद के पर्पस के लिए, जिससे हम रिव्यू कर सकते हैं बाद में कि कैसा रहा परफॉर्मेंस ये वो। तो एक तरह से इसके सारे लॉग्स जाने चाहिए हमारे ELK स्टैक में। ठीक है, ELK स्टैक। ELK स्टैक में क्या करेगा, ये पहले सारे लॉग्स भेज देगा लॉग स्टैश को। लॉग स्टैश को सारे लॉग भेजे यूज़र के, लॉग स्टैश ने सारे लॉग इकट्ठे करे और किबाना को भेज दिए। लॉग्स किबाना को भेजे, किबाना ने सारे लॉग्स का एनालिसिस किया और उसके बाद एक डैशबोर्ड जनरेट कर दिया, समझ लो, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस कि यूज़र का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है। ये इंटरनल यूज़ के लिए है। मैं लिख देता हूँ, इंटरनल यूज़, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र के एक्सपीरियंस को एनालाइज करना, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ELK स्टैक। ठीक है, यूज़र के लॉग्स सारे डैशबोर्ड में वो बना देगा, चार्ट्स बना देगा यूज़र का कैसे रहा, क्या क्या रह रहा है, मतलब यूज़र का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। ठीक है, कौन सी पेमेंट फेल हुई, कौन से टाइम पे यूज़र को डिले हुआ, कब यूज़र ने लॉग आउट कर दिया हमारे ऐप से, सब कुछ ये ट्रैक रखेगा लॉग्स के अंदर, और वो लॉग्स का एनालिसिस होगा और डैशबोर्ड क्रिएट होगा किबाना के बाद। ठीक है, यहाँ पे ELK का स्टैक का काम आ गया। अब एक और चीज़, यूज़र को रिकमेंडेशन भी तो आती है ना। यूज़र को रिकमेंडेशन कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारे ML मॉडल्स और हडूप जैसे कंपोनेंट्स या टेक्नोलॉजीज़ से। सो क्या होता है, हमारी बुक माई शो पे यूज़र की जो भी एक्टिविटी होती है ना, यूज़र की जो भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटीज़ का जो भी लॉग्स हो गए और यूज़र की प्रेफरेंसेस और यूज़र के रिकमेंडेशन, वो सब कुछ ELK पे तो जाएंगे। एट द सेम टाइम वो लॉग्स हमारे रेडिस के पास भी जाएंगे। ठीक है, रेडिस के पास भी जाएंगे। रेडिस एक तरह से कैश मेमोरी है, ठीक है, यूज़र की, कि यूज़र बहुत फ्रीक्वेंटली कौन से सिनेमा हॉल को प्रेफर करता है, ये यूज़र बहुत फ्रीक्वेंटली किस टाइप की मूवीज़ प्रेफर करता है ना। और वो कैश के बाद जो जो डेटा कैश में स्टोर होना है हो जाएगा, और बाकी सारा डेटा और प्लस कैश वाला डेटा भी या तो SQL डेटा में स्टोर हो जाएगा या फिर NoSQL डेटा में, जैसी भी प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि कुछ डेटा रिलेशनशिप वाला होना चाहिए, कुछ डेटा NoSQL से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया डेटा स्टोर करने वाला। अब आएगा हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। तो रिकमेंडेशन के लिए यही सारे लॉग्स कैश के थ्रू होते हुए हमारे रिकमेंडेशन पे भी जाएंगे। इसके अंदर क्या हो सकता है, हडूप हो सकता है, ठीक है, स्पार्क, हडूप और मे बी ML मॉडल्स भी हम इसमें डाल सकते हैं टू जनरेट द रिकमेंडेशन सिस्टम बेटर। तो हम लिख देते हैं ML मॉडल रिकमेंडेशन इंजन। ठीक है, क्या करेगा, यूज़र के डेटा का रिकमेंडेशन वो रिकमेंड डेटा यूज़र को भेज देगा, हमारे रिकमेंडेड डेटा हमारे यूज़र को भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे हडूप का काम आया और ML मॉडल का काम आया। रिकमेंडेड डेटा यूज़र को भेज देगा जिससे यूज़र देख सके हमारे बुक माई शो पे कि वो फ्रीक्वेंटली कौन सी मूवीज़, कौन सा मूवी हॉल और कौन सी सीट प्रेफर करता है एंड सो ऑन। ठीक है, और बाकी सारा डेटा हमारा NoSQL और SQL पे सेव हो ही गया है।
ठीक है, अब हम चलते हैं इसका डिज़ाइन करने पे कि ये इसका डिज़ाइन कैसा रहेगा। अब हमने ये सब तो देख ही लिया है, ठीक है, तो इसका डिज़ाइन भी इन इस कंपोनेंट्स ब्रेकडाउन के बाद कुछ ऐसा रह सकता है कि समझ लो ये थिएटर का टिकटिंग सर्वर है, ठीक है, या थिएटर का सर्वर बोल देता हूँ बस मैं, ठीक है। इसके सर्वर पे थिएटर का खुद का डेटाबेस था ही, राइट, और थिएटर का खुद का सर्वर भी है, ऐप सर्वर, ठीक है। थिएटर के सर्वर में ऐप जो मेन सर्वर है वो है, और डेटाबेस है थिएटर का, और हमारा खुद का जो हम बना रहे हैं बुक माई शो का खुद का सर्वर है, हमारा बुक माई शो का एक तरह से ऐप सर्वर है, ठीक है। तो अब बुक माई शो का ऐप सर्वर है, और समझ लो यहाँ पे यूज़र है, यूज़र का ये लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन कुछ भी समझ लो, लैपटॉप ही समझ लो, ठीक है। यूज़र है, यूज़र आया, अरे यार, यूज़र आया, यूज़र ने हिट किया हमारा यूआई पोर्टल, और यूआई पोर्टल पे जो लोड बैलेंसर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, लोड बैलेंसर, उसने हमारी डायरेक्ट कर दिया हमारे बीएमएस सर्वर, ऐप सर्वर ए से, ए पर, है ना। और इसी टाइम यूज़र के पास जो यूआई पोर्टल पे सारी मीडिया इमेजेस आ रही है वो भी आ रही है, राइट। तो वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है सीडीएन से, सीडीएन से, राइट, सीडीएन से आ रही है, सीडीएन से सारी स्टैटिक फाइल्स और इमेजेस यूज़र के पास आ रही है, सीडीएन यूज़र को भेज रहा है, जो यूज़र गेट कर रहा है ना, और यूज़र के सिस्टम पे यहाँ पे उसको दिख रही है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद यूज़र का खुद का एक चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं फिर, मतलब ठीक है, ये तो अभी बेसिक वो हो गया स्ट्रक्चर यूज़र की स्टार्टिंग हमारे सर्वर पे आने के बाद का। उसके बाद ऐप हमारा जो सर्वर है ये थिएटर के डेटाबेस से भी कनेक्टेड हो रखा है, और थिएटर के सर्वर से भी, राइट। एपीआई थिएटर की ही भी है हमारे ऐप के पास, और डेटाबेस भी है, मतलब अपडेट हो ही रहा है, ठीक है। और इसका डेटाबेस खुद का भी इसके सर्वर से कनेक्टेड है, टू एंड फ्रो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो ऐप है ये पुश नोटिफिकेशन भी दे पा रहा था, राइट। तो एक तरह से समझ लेते हैं यहाँ पे रैबिट एम क्यू, रैबिट एम क्यू को यहाँ पे आ गया काम। रैबिट एम क्यू क्या संभाल रहा है, पुश नोटिफिकेशन, है ना, पुश नोटिफिकेशन, मतलब ये वर्कर को असाइंड है सारी चीज़ें, ठीक है। और ऐप सर्वर के पास जब भी पुश नोटिफिकेशन आती है तो वो ऐप सर्वर आती है तो वो क्या करता है, ऐप सर्वर हमारा थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ, आती है तो ऐप सर्वर हमारा पुश नोटिफिकेशन क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है यूज़र को, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का चैनल एक तरह से बोल सकते हैं हम, कि हाँ इस चैनल से नोटिफिकेशन आ रही है यूज़र के पास, ठीक है। ये मेन चैनल है जिससे सारा डेटा जा रहा है आ रहा है, और ये नोटिफिकेशन चैनल है जिससे सारी नोटिफिकेशन आ रही है यूज़र के पास, ठीक है। अब
स्टोरेज या डेटा पे चलते हैं। तो डेटा एक तो जो हमारा एक डेटा था ना, जो हम लॉग्स बना रहे थे, लॉग्स, तो लॉग्स के लिए हम किस में स्टोर कर रहे थे लॉग्स? लॉग स्टैश में, राइट। लॉग स्टैश में लॉग स्टोर कर रहे थे, और लॉग स्टैश फिर हमें लॉग स्टैश ELK से कनेक्टेड था, ELK स्टैक से, किबाना एंड ऑल, जिससे सारा डैशबोर्ड वगैरह बन रहा था। ELK स्टैक है ना। इसके बाद मेन जो डेटा स्टोर हो रहा था वो हो रहा था रेडिस के थ्रू हो रहा था। रेडिस के अंदर नहीं हो रहा था। रेडिस तो सिर्फ एक कैश है जो मेन डेटा स्टोर करता है। उसके बाद रेडिस से जो डेटा निकलता है वो रेडिस स्टोर कर लेता है जो रेडिस को चाहिए होता है, बाकी सारा डेटा और प्लस कैश डेटा भी अगर इम्पोर्टेंट है तो वो हमारा RDBMS और DBMS, मतलब NoSQL एक तरह से, है ना। NoSQL पे जाता है, ठीक है। और सेम डेटा जो हमने देखा था वो कहा जा रहा था हमारे ML मॉडल पे, ठीक है, जिससे रिकमेंडेशन आ रही थी सारी। हडूप और ML इंजन जो रिकमेंडेशन दे रहा है सारी, ठीक है। रिकमेंडेशन, उसके बाद आई थिंक दैट्स ऑल, मुझे लगता है यही है, राइट। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करा जाए अगर तो यूज़र आया, यूज़र के पास CDN लोकेटेड है जिससे सारी उसके पास स्टैटिक फाइल्स मीडिया आ रही है, और लोड बैलेंसर उसको रीडायरेक्ट कर रहा है हमारे सर्वर A पे। और उसके बाद हमारा सर्वर A के पास एक चैनल है, नोटिफिकेशन चैनल, जो RabbitMQ के थ्रू पुश नोटिफिकेशन भेज रहा है उसको, और वो सारी हमें नोटिफिकेशन चैनल के थ्रू यूज़र के पास आ रही है। मेन काम सारा बुकिंग ये सब डेटाबेस अपडेट या डेटाबेस इंटरेक्ट वाला सर्वर ए से मेन चैनल पे हो रहा है, जो थिएटर सर्वर से कनेक्टेड है, उसके पास API है और डेटाबेस को भी अपडेट कर पा रहा है वो, और API के थ्रू ही। और फिर सारे लॉग जो यूज़र के हैं वो सारे लॉग स्टैश के थ्रू ELK में एनालाइज हो रहे हैं, और बाकी सारा डेटा जो है सर्वर यूज़र का डेटा जो है जो हम स्टोर कर रहे हैं, डेटा प्लस लॉग्स, राइट। क्योंकि लॉग्स हम इसको भी भेजेंगे ML इंजन को रिकमेंडेशन के लिए, तो डेटा प्लस लॉग्स रेडिस कैश में ये स्टोर कर रहा है अपने पास जो जो उसको चाहिए फॉर कैश मेमोरी, जिससे वो फटाफट से दे सके यूज़र को उसके प्रेफरेंसेस वगैरह। और RDBMS में जो चाहिए उसको जैसे कि मूवी थिएटर की टेबल, मूवी थिएटर और सीट की टेबल्स आपस में जॉइन होगी, है ना, तो उसके लिए RDBMS काम आएगा। और DBMS में NoSQL में समथिंग लाइक रेटिंग्स, मूवी की रेटिंग हो गई, है ना, और कास्ट क्रू या कास्ट वगैरह स्टोर हो गए, ठीक है। और ऑफ कोर्स बिग डेटा, ठीक है, ये सब स्टोर हो सकता है। और ये तो हमें रिकमेंडेशन करेगा ही, और रिकमेंडेशन करके रेडिस में स्टोर कर देगा अपने रिकमेंडेशंस मूवी की, जिससे रेडिस हमारे यूज़र को भेज सकता है सारे रिकमेंडेशंस। सो इट्स अ हाई लेवल डिज़ाइन HLD फॉर दिस बुक माई शो मूवी सिस्टम, ठीक है, इजी था, ओके।